हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो में हम लोग औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, औपनिवेशिक शासन की नीतियों का एक प्रमुख प्रभाव भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के रूप में सामने आया था। यह विषय प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और अक्सर इस संबंध में प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी उसमें कृषि एवं हस्तशिल्प उद्योगों के बीच एक संतुलन स्थापित था। जो भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग थे वह मुख्यतः घरेलू उद्योग थे तथा मुख्य रूप से गांव में, छोटे कस्बों में एवं उत्पादन विशेषीकरण के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण नगरों जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि में केंद्रित थे। अर्थात ये जो नगर थे इसमें कुछ विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, कुछ विशेष वस्तुओं का। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता था इनका कि सूती वस्त्र उद्योग काफी महत्वपूर्ण था तथा सर्वाधिक फैला हुआ उद्योग था। इसके अतिरिक्त नील, शक्कर, अफीम, हाथी दांत, धातुकर्म, प्रस्तर शिल्प अर्थात पत्थरों से संबंधित जो शिल्प था, आभूषण निर्माण, जहाज रानी, तो इनसे संबंधित उद्योग भी काफी उन्नत अवस्था में थे। आगे बढ़ते हैं। इन उद्योगों में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी थी। अर्थात इन उद्योगों से, हस्तशिल्प उद्योगों से उतनी पूंजी का निर्माण नहीं हो पा रहा था और तकनीकी भी उन्नत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद थे उनकी गुणवत्ता काफी बेहतर थी और घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशों में, विशेष करके यूरोपीय राष्ट्रों में इनकी जबरदस्त मांग थी और इसी से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां या यूरोपीय व्यापारी जो है सो भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत आए थे, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है इस बात का। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की नीति के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं के आयात पर यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद इनका निर्यात होता रहता था। जब ये व्यापारी भारत से भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पाद जो होते थे उनको लेकर के यूरोप जाते थे तो वहां का जो हस्तशिल्प उद्योग था वह जो है सो प्रभावित होने लगा प्रतिकूलता से। तो यूरोपीय राष्ट्र जो थे वो अपने घरेलू उद्योगों को, हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारतीय वस्तुओं के आयात पर उन्होंने प्रतिबंध लगाना शुरू किया। काफी चुंगी आरोपित की गई, लेकिन इसके बावजूद भी इनका निर्यात जो है सो यूरोपीय राष्ट्रों में बदस्तूर जारी रहा। एक उदाहरण मिलता है कि एक औरत जो है सो भारतीय रेशम का जो है सो रुमाल अपने पास रखी थी तो इस पर जो है सो जुर्माना लगाया गया था उस औरत पर। लेकिन कंपनी के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनी, और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण इनका क्रमशः विनाश होता गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग दो चरणों में बांट करके देख सकते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि आखिर कैसे जो है सो कंपनी और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण यह हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। सबसे पहले हम लोग प्रथम चरण
जो 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य का चरण है। तो इस चरण में वर्ष 1757 से 1813 तक की अवधि में कंपनी की नीतियां इन उद्योगों के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आखिर कंपनी के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी, यह देखें। तो सर्वप्रथम कंपनी ने भारतीय विनिर्मित माल के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसके लिए कंपनी ने अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों, जो उनके प्रतिस्पर्धी थे, खास करके फ्रांस और हॉलैंड के जो व्यापारी थे, तो अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को विभिन्न युद्धों में परास्त कर इस लाभदायक व्यापार से उन्हें अलग कर दिया। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने पहले किया है। इसी क्रम में कंपनी द्वारा विभिन्न मुगल एवं बंगाल के शासकों से अपने लिए व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने की नीति अपनाई, ताकि कंपनी यूरोपीय एवं भारतीय व्यापारियों को व्यापार से हटा करके अपना लाभांश जो है सो बढ़ा सके। ये जो व्यापारिक विशेष अधिकार उन्होंने जो भारतीय शासकों से प्राप्त किए, उसमें से जो कुछ मुख्य हैं, जैसे 1680 ईस्वी में औरंगजेब से जो है सो इनको व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। 1662 ईस्वी में शाइस्ता खान ने इनको जो है सो व्यापारिक विशेषाधिकार दिया। 1651 में शाहसुजा ने जो है सो इन्हें व्यापारिक एकाधिकार दिया, कुछ विशेषाधिकार दिए। 1717 में मुगल शासक जो फर्रुखसियर था, उसने जो है सो कुछ व्यापारिक विशेषाधिकार दिए। वैसे इसकी चर्चा हम लोग अलग से एक वीडियो में करेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण नीति थी इस चरण में कंपनी की, तो अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए कंपनी ने भारत में जो कच्चे माल थे, विशेष करके कपास, उस पर जो है सो नियंत्रण करने की नीति भी अपनाई। तो ये तीन प्रमुख नीतियां थी कंपनी की, जो कंपनी ने इस चरण में अपनाया। और आइए इन्हें देखते हैं कि कैसे जो है सो इससे भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था उनका पतन हुआ। अब कंपनी की इन तीनों नीतियों का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भारत में कंपनी ने क्रेता बाजार की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। अर्थात इसका अभिप्राय ये था कि भारतीय वस्तुओं का एकमात्र खरीदार कंपनी ही रह गई। जो फ्रांसीसी और डच व्यापारी थे वो अलग हो गए व्यापार से। भारतीय व्यापारियों को भी जो है सो उन लोगों ने जो है सो इस व्यापार से अलग करने का प्रयास किया, विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए मुगल शासकों और बंगाल के नवाबों से। इसके बाद कंपनी ने बंगाल, सूरत तथा बंबई में ददनी एवं पेशगी प्रथा की शुरुआत की। दोस्तों, परीक्षाओं में इस पर जो है सो शॉर्ट टिप्पणियां पूछी जाती हैं, या फिर प्रारंभिक परीक्षाओं में जो है भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ददनी या पेशगी क्या था। तो ये कंपनी के द्वारा जो है सो ये प्रथा की शुरुआत की गई, ददनी एवं पेशगी। इसके अंतर्गत कारीगरों को जो विनिर्मित उत्पाद थे, जो प्रोडक्शन होते थे इन हस्तशिल्प उद्योगों से, तो विनिर्मित उत्पादों के लिए अग्रिम सहायता राशि प्रदान करती थी कंपनी कारीगरों को। इस ऋण के एवज में कंपनी से कंपनी के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर, जो सामान्यतः उनके उत्पादन लागत से भी कम होता था, माल उत्पादन का इकरारनामा किया जाता था। कंपनी कारीगरों से इकरारनामा करती थी, ददनी एवं पेशगी प्रथा के अंतर्गत उनको अग्रिम ऋण राशि प्रदान करके। इसके लिए कारीगरों को बाध्य किया जाता था कि वह जो है सो इकरारनामा कंपनी से करें, और जो कारीगर इनकार करते थे, कंपनी अपने राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल करती थी और उनका कानूनी रूप से, अगर इकरारनामा उन्होंने कर लिया है तो कानूनी रूप से, या फिर कानूनेतर अर्थात मारपीट के द्वारा
उनका उत्पीड़न करती थी। यह शोषण इतना तीव्र था कि ढाका के बुनकरों ने अपने अंगूठे तक काट डाले थे ताकि वे इकरार करने से बच सकें। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भारतीय कारीगर जो थे वो कंपनी के व्यावसायिक मजदूर मात्र बनकर के रह गए, अर्थात उनका काम अब सिर्फ कंपनी के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर सामान तैयार करना था। दूसरा प्रभाव यह हुआ कि अपने पारंपरिक व्यवसायों में घाटा होने पर उन्होंने उसे छोड़ करके वे जो कारीगर थे वो कृषि की ओर उन्मुख हुए, अर्थात कृषि के क्षेत्र में अपनी जीविकोपार्जन का तलाश उन्होंने शुरू किया और इस प्रकार से हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की प्रक्रिया जो है सो प्रारंभ हो गई। आगे बढ़ें। अच्छा, अब जो कच्चे माल पर नियंत्रण करने की जो नीति अपनाई थी कपास पर खास करके, तो इससे जो है सो भारतीय कारीगरों पर दोहरा बार पड़ा। एक तरफ कंपनी कच्चे माल को सस्ता में खरीद करके कारीगरों को महंगे दामों पर बेचती थी, तो दूसरी तरफ कारीगरों को उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य करती थी। तो कच्चे माल पर नियंत्रण की नीति से कारीगरों पर दोहरा वार पड़ा। जैसे कंपनी ने बंबई एवं सूरत से कपासों को खरीद करके उसे ऊंचे दामों पर कारीगरों को उपलब्ध कराया। एक वर्ष यूपी में कपास की उपज अधिक हुई तो उसके बंगाल प्रवेश पर 30% की चुंगी अधिरोपित कर दी। इस प्रकार हस्तशिल्प उद्योग जो है वह भारत में प्रतिकूलता से प्रभावित हुआ। आगे देखें। अब दूसरे चरण की हम चर्चा करते हैं जो कि 1813 के बाद के वर्षों में बाद के वर्षों से संबंधित है। दूसरा चरण, तो इस दूसरे चरण में कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन आया, जैसे कि 18वीं सदी के द्वितीयार्ध अर्थात सेकेंड हाफ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई, अर्थात वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है सो स्थापित होने लगी। पारंपरिक व्यवसायों में काफी पूंजी जो है सो वहां के व्यापारियों ने एकत्र कर ली या शिल्पकारों ने, और इस तरह से औद्योगिक क्रांति और नए नए आविष्कार हुए, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। अब इंग्लैंड के जो नवोदित उद्योग थे, नए नए जिनका उदय हुआ था, उनके विनिर्मित मालों के लिए बाजार की आवश्यकता उत्पन्न हुई और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः अब एक सोची समझी रणनीति के तहत ब्रिटेन ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का प्रयास जो है सो आरंभ किया और 1813 में ब्रिटिश सरकार ने दो महत्वपूर्ण नीतियों को अपनाया। आइए इन्हें देखते हैं। तो दूसरे चरण में ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी? जो पहली नीति थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत एवं अन्य एशियाई देशों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1813 ईस्वी के एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था पहले, उसको समाप्त कर दिया गया। इससे व्यक्तिगत पूंजीवादी उद्योगों पर आधारित ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद भारतीय मंडियों में प्रभुत मात्रा में आने लगे, काफी अधिक मात्रा में आने लगे, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज वहां पर स्थापित हो रहे थे तो जो उनका प्रोडक्शन था तो उनके उत्पाद जो है सो अब सीधे, चूंकि व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया था, तो कोई भी इंग्लैंड का उद्योगपति अपना माल जो है सो इंडस्ट्री का भारतीय बाजार में भेज सकता था। तो काफी मात्रा में जो है सो ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद भारतीय मंडियों में आने लगे। इनमें सूती वस्त्रों के अतिरिक्त धागे एवं अन्य सामान भी शामिल थे। विडंबना यह थी कि जो सूती वस्त्र भारत से निर्यात होकर के यूरोपीय राष्ट्रों में जाता था, अब ब्रिटिश इंडस्ट्री के जो सूती वस्त्र थे वो जो है सो भारत में आने लगे।
अच्छा, इसी वर्ष से दूसरा जो महत्वपूर्ण जो नीति थी कि इसी वर्ष से भारत से मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। इसके अंतर्गत भारतीय विनिर्मित उत्पादों के इंग्लैंड में निर्यात पर उच्च दरों पर चुंगी लगाई गई। अर्थात कि जब भारत से अगर कोई जो है सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स थे वो जब इंग्लैंड जाते थे तो इंग्लैंड में उनके आयात पर जो है सो काफी ऊंची चुंगी लगाने से जो भारतीय उत्पाद इंग्लैंड में काफी महंगे हो गए। इसके अतिरिक्त भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल के निर्यात पर कम चुंगी लगा करके प्रोत्साहित किया गया और साथ ही साथ अगर भारत से अगर कच्चा माल अगर ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था तो उस पर काफी कम या नगण्य चुंगी अधिरोपित की जाती थी। इसलिए कच्चा माल इंग्लैंड में सस्ता हुआ और जो तैयार माल था भारत का हस्तशिल्प उद्योग का जो तैयार माल होते थे वो अधिक चुंगी लगाने के कारण वहां पर महंगे हो गए। अब 1813 में जो ये दो महत्वपूर्ण नीतियां जो है सो अपनाई गई ब्रिटिश सरकार की के द्वारा, तो उसका प्रभाव क्या हुआ? तो इसका परिणाम हुआ कि भारतीय विनिर्मित मालों का ब्रिटेन में मूल्य महंगा हुआ। फलतः कंपनी इस व्यापार से अलग हुई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो भारत से जो है सो सामान खरीद करके इंग्लैंड ले जाती थी और वहां बेच करके मुनाफा कमाती थी, लेकिन अब यह मुनाफे का व्यवसाय नहीं रह गया, व्यापार नहीं रह गया, क्योंकि उच्च चुंगी अधिरोपित करने के कारण ये भारतीय प्रोडक्ट जो थे वो इंग्लैंड के बाजार में काफी महंगे हो जाते थे। नतीजतन अब कंपनी का मुनाफा खत्म होने लगा तो कंपनी इस व्यापार से अलग हो गई और भारतीय उत्पादों का जो ब्रिटिश बाजार था वह समाप्त हो गया। दूसरा कि ब्रिटिश माल भारत में सस्ते हुए, क्योंकि भारत में आयात पर ब्रिटिश प्रोडक्ट जो थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो भारत में आयात पर उससे कम चुंगी उस पर अधिरोपित किया गया था। तो ब्रिटिश माल भारत में सस्ते हो गए एवं भारतीय उत्पादों का घरेलू बाजार भी समाप्त होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड से जो माल आते थे तो कम चुंगी लगने के कारण या फिर मशीनों से जो तैयार होते थे तो वो भारतीय बाजार में वो सस्ता होने लगा, सस्ता हो गया। नतीजा हुआ कि भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद जो थे उनका बाजार जो था वो भारत से भी समाप्त होने लगा, घरेलू बाजार था वह भी समाप्त होने लगा, क्योंकि अधिक पूंजी एवं उन्नत तकनीकी से निर्मित ब्रिटिश उत्पादों की कीमत का मुकाबला जो था वह भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नहीं कर सके। आगे बढ़ें। अब 1833 एवं इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उनका प्रभाव, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1833 के बाद चाहे इसके बाद के वर्षों में यातायात के साधनों का विकास हुआ और यातायात के साधनों के विकास के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के हस्तशिल्प उद्योग भी पतन के कगार पर पहुंच गए। कारण यह था कि देश का अंदरूनी हिस्सा भी जो था वह सड़कों एवं रेल मार्गों द्वारा बंदरगाहों से जुड़ गया और ब्रिटिश उत्पाद जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचने लगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार भी भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादों से के लिए समाप्त होने लगे। 1833 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन के व्यक्तिगत पूंजीवादी उद्योगों के भारत में स्थापित होने के बाद देसी उद्योगों के पतन की प्रक्रिया और तीव्र हुई। 1833 के एक्ट से जो ब्रिटिश उद्योगपति थे उनको जो है सो भारत में आकर के उनको उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। तो जब ब्रिटेन से जो उद्योग आकर के भारत में ब्रिटिश जो है सो जो उद्योग भारत में स्थापित करने लगे तो इससे देसी उद्योगों के पतन की प्रक्रिया और बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत में जूट, चाय, नील, रेशम आदि से संबंधित उद्योगों की स्थापना की थी, जिसमें उन्नत तकनीकी एवं पूंजी लगी हुई थी। इसके मुकाबले भारतीय पूंजी न तो संचित हो सकी और न ही यह गतिशील हो सकी। आगे बढ़ें। अतः भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन जो था
वह अवश्यम भावी हो गया। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि वर्ष 1830 से 32 तक कंपनी ने हाथी दांत के जैसे कुछ भारतीय हस्तशिल्पों को संरक्षण अवश्य प्रदान किया था, क्योंकि चीन से आयातित चाय के बदले इसका निर्यात चीन को किया जाता था, जो चाय चीन से आता था। परंतु जैसे ही भारत में चाय का उत्पादन शुरू हुआ तो कंपनी ने इनको भी संरक्षण देना समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के जो कुछ अन्य प्रमुख कारण थे, हम उन पर चर्चा करेंगे। इसे आप समझ लें। जैसे कि जैसे जैसे भारत में जो है सो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है सो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने स्वयं को स्थापित किया, तो इससे भारतीय अमीर और राजा वर्ग जो था उनकी समाप्ति होने लगी और इनसे भी घरेलू उद्योगों के पतन को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, क्योंकि इन उद्योगों को इनका संरक्षण प्राप्त था। भारतीय अमीर लोग जो थे, राजा लोग थे, वो इन लोगों को संरक्षण प्रदान करते थे। तो इनकी समाप्ति से भारतीय उद्योग भी पतन की ओर अग्रसर हुआ। दूसरा कि 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में ब्रिटिश संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी, जैसा कि आपको पता है। वैसे इस विषय पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। और भारत के सांस्कृतिक रूपांतरण का प्रयास प्रारंभ हुआ था, क्योंकि जब ब्रिटिश उद्योगों के माल जब भारत आने लगे तो भारत में उनकी खपत सुनिश्चित हो सके, इसलिए अंग्रेजों ने एक सचेतन नीति के तहत भारत के सांस्कृतिक रूपांतरण करने का प्रयास किया। इसमें धर्मांतरण की नीति भी अपनाई गई, ताकि और यह काम जो है सो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से किया गया। और ईसाई मिशनरियों को 1813 के एक्ट से भारत में आने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा नीति 1835 में लागू की गई, तो भारत में आंग्ल शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया। अतः ब्रिटिश अधिकारियों एवं कालांतर में इसके बाद के वर्षों में ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित नवोदित शिक्षित मध्यम वर्ग जो उत्पन्न हुआ भारत में, इसने जो है सो ब्रिटिश वस्तुओं को तरजीह देने लगा, प्राथमिकता देने लगा। तो इससे भी देसी उद्योग थे, जो हस्तशिल्प उद्योग थे, उनका पतन सुनिश्चित हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इन हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का प्रभाव क्या पड़ा ग्रामीण जीवन पर, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो एक सचेतन नीति के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को पतन के कगार पर खड़ा किया गया था, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया। तो इसके कई कुप्रभाव जो है सो सामने आए थे। पहला कि इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के कारण वहां के घरेलू जो हस्तशिल्प उद्योग था वह भी नष्ट हुए थे, और इनसे मुक्त हुए जो कारीगर थे वो बड़े बड़े उद्योगों में संलग्न हो गए। अर्थात कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई तो वहां का भी हस्तशिल्प उद्योग बंद हुआ, पतन हुआ उसका। लेकिन उन हस्तशिल्प उद्योगों से जो कारीगर मुक्त हुए थे, तो बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में स्थापित हुई तो ये कारीगर उन इंडस्ट्रीज में उनको शामिल कर लिया गया, इसलिए उनकी स्थिति पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन भारत में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के पश्चात इंग्लैंड के समान कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ, अर्थात इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं हुए बड़े बड़े। नतीजा इसका यह हुआ कि पैतृक व्यवसायों से मुक्त हुए कारीगरों की स्थिति काफी दयनीय हो गई। लॉर्ड बेंटिक ने जो है सो ये कहा है, उसका एक स्टेटमेंट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बुनकरों की हड्डी से धरती सफेद हो गई है, जो इन बुनकरों की दयनीय स्थिति का यह वर्णन करता है, यह कथन बेंटिक का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा
कि अन्य विकल्पों के अभाव में कारीगर एवं जो दस्तकार वर्ग था वह कृषि की ओर उन्मुख हुआ। नतीजा यह हुआ कि कृषि पर भी काफी दबाव बढ़ा और जो पहले से चली आ रही ग्रामीण क्षेत्र की कृषि एवं उद्योगों का संतुलन जो था स्थापित था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की, वह संतुलन समाप्त हो गया। कृषि क्षेत्र में पहले से ही कई विसंगतियां थी और इसके बाद से यह और बढ़ गई। तीसरा जो कुप्रभाव था, तो हस्तशिल्प उद्योगों के पतन ने भारत का अधिकाधिक ग्रामीणीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया, अर्थात ग्रामीणीकरण हुआ भारत का। भारत ब्रिटेन के लिए अब विनिर्मित उत्पादों का बाजार था तथा खाद्यान्नों के अतिरिक्त कच्चे मालों जैसे कपास, रेशम आदि का निर्यातक बन गया। इस प्रकार भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। चौथा कि हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत सदृश नगरों का पतन हो गया, जो उत्पादन विशेषीकरण के आधार पर उदित हुए थे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सबसे पहले किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।